Hello, my dear students. This is me, Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my class. जितने भी मेरे स्टैंडर्ड 12 के स्टूडेंट्स हैं सोशियोलॉजी के, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज देखिए मैं आपका बुक जो है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास से संबंधित कुछ बातों को बताएंगे। इस चैप्टर में हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके थे उपनिवेशवाद के बारे में। उपनिवेशवाद जो हमने डिस्कस किया था उसके बारे में मैं फिर से एक बार दोहरा दूं कि उपनिवेशवाद क्या है। जब कोई दूसरा देश आपके ऊपर मान लिया जाए कि हमारे ऊपर कोई दूसरा देश जब शासन करता है, तो किसी देश के ऊपर जब कोई और देश अपना सत्ता निर्धारित करता है, उसके ऊपर शासन करता है, तो उसे हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं। इससे क्या होता है, इसके तहत अगर हम लोग देखें तो मानिए उसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे हमारे ऊपर हम लोग कहें कि भारत जो है, हमारा देश जो है 200 साल तक लगभग हम लोग गुलाम की जिंदगी जिए, गुलामों की। तो हमारे ऊपर ब्रिटिश शासनकाल का बहुत ज्यादा प्रभाव जो है वो देखने को मिला। और सबसे बड़ा चीज जो आज हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारा ग्लोबल लैंग्वेज बन गया, वो है अंग्रेजी। ये तो हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा जिंदगी को ही बदल दिया है। साथ ही साथ हमारा पहनावा ओढ़ावा, खान पान, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन। तरह तरह के, जब हम देखें, अगर इतिहास को आप पढ़ते हो, आप देखते हो, तो वहां देखते हो कि जो शासन व्यवस्था, जो तरह तरह के यहाँ पर हमारे ऊपर जो शासन व्यवस्था चली, जिससे हमारे अंदर बहुत तरह के प्रभाव आए। अगर हम लोग देखें कि हमारा खान पान में, अगर आप उठा के देखते हो, आप कहते हो कि मुगलाई परोठा जो आप खा रहे हो, पराठा वो आप खा रहे हो, तो मुगलाई पराठा क्या है? वो आपकी देन तो नहीं है, वो मुगलों की है। उस तरह से अगर आप कह रहे हो, कहीं जाके किसी चीज से कह रहे हो कि आप चाउमीन खा रहे हो, चाउमीन क्या है? वो आपके देश की नहीं है। ठीक है, यानी वो, ये जो सारी चीजें, ये जो संस्कृति है, इसी तरीके के जो हम लोग वो पहन रहे हैं, टाई पहन रहे हैं, या फिर सूट पहन रहे हैं, कोई भी चीजें जो हम लोग पहन रहे हैं आगे, तो इस तरह के ड्रेसेस हमारा भारतीय ड्रेस नहीं है, पश्चिमी संस्कृति का जो है प्रभाव है। हम लोग पॉप म्यूजिक सुन रहे हैं, डिस्को म्यूजिक सुन रहे हैं, तो ये हमारे घराने की म्यूजिक नहीं है, कहने का मतलब है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, इस तरह का जो परिवर्तन है, वो ड्यू टू उपनिवेशवाद की तरह आया है, हमारे पास ये मतलब पहुंचा है। तो इनके बारे में हमने जिक्र भी किया था, और आगे देखिए जहां तक हमने छोड़ा था उसके बाद का हिस्सा हम आज यहां पढ़ेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आप लोग भी किताब को लेकर रेडी हो जाइए। व्यवस्थित शासन के लिए उपनिवेशवाद ने विभिन्न क्षेत्रों में भारी परिवर्तन की शुरुआत की। सही बात है, व्यवस्थित शासन के लिए। अब देखिए, यदि कोई देश आपके ऊपर शासन चलाता है, शासन बैठाता है अपना शासन व्यवस्था को, तो जाहिर सी बात है वो व्यवस्थित रूप से चाहेगा, ऑर्गेनाइज्ड होकर चाहेगा कि वह आपके ऊपर जो है, आपके सारे क्षेत्रों पर वो अपना एक दबदबा जिसको कहा जाए, रुतबा जिसको कहा जाए, या शासन जो है वो जारी करे। और उससे क्या होगा, कई तरह का परिवर्तन जो है वो आपको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में देखने को भी मिलेंगे। तो यहां पर यही कहा गया कि व्यवस्थित शासन के लिए उपनिवेशवाद ने विभिन्न क्षेत्रों में भारी परिवर्तन की शुरुआत की, और यह परिवर्तन वैधानिक, सांस्कृतिक तथा वस्तुकला आदि क्षेत्रों में लाए गए। वैधानिक का अगर हम देखें, लॉ में, कानून में इस बहुत सारे परिवर्तन आए, वास्तुकला में आए, सांस्कृतिक परिवर्तन आए, तो हर तरह की चीजों में, जैसे अभी मैंने जिक्र भी किया, तो तरह तरह के परिवर्तन दिखने लगे। वस्तुतः उपनिवेशवाद बृहद एवं तीव्र रूप से लाए गए परिवर्तनों की कहानी थी। उपनिवेशवाद क्या रहा? तो ये इसी चीज की कहानी है, कैसे बदलाव आया हमारे यहाँ, कैसे उसको हम विकास के रूप में हम आगे बढ़े। कहने का मतलब देखिए, जिस भाषा उस वक्त हमारे लिए आया, जो हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज था, हमारी निजी भाषा नहीं थी अंग्रेजी, लेकिन देखते ही देखते वही भाषा हमारे लिए ग्लोबल लैंग्वेज बन गया। आज अगर हम कहें, भारतवर्ष में बहुत सारे, ऐसा नहीं कि निम्न वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, व्यवसायी वर्ग हो, कहीं भी किसी वर्ग में आप देखो तो अंग्रेजी भाषा का प्रचलन जो है आपको आएगा यूं हर जगह देखने को मिलती है। यानी ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाए। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो परिवर्तन की कहानी जो है, ये उपनिवेशवाद है। इनमें से कुछ परिवर्तन तो अप्रकट रूप में थे, कुछ परिवर्तन अप्रकट, यानी जो प्रकट नहीं थे, मतलब ऊपर से दिख नहीं रहा था, अंदरूनी परिवर्तन हुए। अंदरूनी परिवर्तन मतलब हमारे मानसिकता, हमारे सोच, हमारे विचार में परिवर्तन थे, है ना। तो खुलापन यानी हमारे सोच में खुलापन आ गया। कभी कभी ऐसा था कि हमारे यहाँ पर्दा प्रथा, या औरतों को बाहर जाने की इतनी आज़ादी नहीं थी, घूंघट में रहने की बात थी। तो ये सब चीज़ें जो थी, एक बिलीफ कहा जाए, तो ये टूटने लगे। यानी हमारे प्रथा परंपरा में भी कहीं ना कहीं दरार आया, परिवर्तन आया, उससे लोग हटे, मानसिकता बदली, है ना। तो वो अप्रकट थे, प्रकट रूप से धीरे धीरे दिखने लगे, अंदर ही वो प्रभाव डाला, अंदर ही अंदर। और जबकि अनेक सुनियोजित तरीके से लाए गए थे,
और कुछ परिवर्तन जो था टेक्निकली जो उसको कहा जाए जो लाया गया परिवर्तन था जो दिखने लगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहें कि हमारे आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी अध्याय में, जब हम आगे चलेंगे हमारे यहाँ तरह तरह के जो औद्योगिकरण जो आया, उद्योगों की एस्टैब्लिशमेंट हुई, उससे नगरीकरण यानी नगरों की स्थापना हुई, हमारा रहन सहन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, तो वो सुनियोजित रूप से लाया गया। जैसे कि हम पाते हैं कि पश्चिमी शिक्षा पद्धति को भारत में इस उद्देश्य से लाया गया कि उसमें भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाए। ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर जो ये दबाव रखा, अंग्रेजी बोलने की जो बात हमारे अंदर आई, अंग्रेजी लिखने बोलने पढ़ने की बात आई, वो इस उद्देश्य से था कि वहाँ पर हमारे अंदर कुछ परिवर्तन लाए जाए और एक ऐसा वर्ग भारतीयों के अंदर तैयार हो जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद को बनाए रखने में सहयोगी हो। तो ब्रिटिशर्स बहुत चालाक थे, वो चाहते थे कि ये आदत हमारे अंदर डालें, हम अंग्रेजी को बोलें सीखें, और ताकि उनकी जो उपनिवेशवाद की जो फलस्वरूप जो नतीजा था वो कायम रहे, उनकी वजह से जो चीज़ बनी है वो उनका यहाँ पर सक्षम हो, मजबूत हो और कायम हो। अब देखिए, रखने में सहयोगी हो। लेकिन हम ये भी पाते हैं कि ये पश्चिमी शिक्षा पद्धति राष्ट्रवादी चेतना एवं उपनिवेशवाद विरोधी चेतना का माध्यम बनी। यानी उपनिवेश का जो धारणा चेतना जो था और राष्ट्रवादी, इस बीच की एक विरोधाभास भी तैयार हुआ। ऐसा नहीं कि एकदम पूर्ण रूप से सब लोग एक्सेप्ट कर गया, इसमें भी एक विरोधाभास तैयार हुआ, बना। उपनिवेशवाद के आयामों एवं व तीव्रता को समझने के लिए आवश्यक है कि पूंजीवादी की संरचना को समझा जाए। अब देखिए, उपनिवेशवाद को अगर हम समझने की कोशिश करें, परिवर्तन हमारे ऊपर क्या है, तो पूंजीवादी बात जो है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा, यानी पूंजी की दबदबा और वो बहुत बना। देखिए, पूंजीवादी ऐसी आर्थिक व्यवस्था है पूंजीवाद जिसमें उत्पादन के साधन का स्वामित्व तो कुछ विशेष लोगों के हाथों में चला जाता है, होता है। यानी इसको ध्यान दे, पूंजीवादी एक ऐसा शासन व्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसको हम बोले, वहां पर क्या होता है उस शासन व्यवस्था में, वो आर्थिक व्यवस्था जिसको हम लोग कहें, इकोनॉमिक सिस्टम जिसको बोले, जिसमें उत्पादन के माध्यम का जो साधन का जो स्वामित्व होता है ना, जितने भी, वो कहाँ चला जाए, जहां पर जो विशेष लोगों के हाथों में जाए। यानी कहने का मतलब क्या है, मजदूर वहां पर, इसीलिए हम लोग देखते हैं आज भी क्या देखते हैं, गरीबी की जो हालात हमारे पास उत्पन्न हो गई है, इसका वजह ये बना, इसका वजह बना। और उस वक्त आप देखिए, जो बीच में जो जमींदारी प्रथा वगैरह जो लागू हुआ था हमारे यहाँ, तो क्यों वैसे लोग जिनके पास तरह तरह के मतलब बहुत सारे खेत रहे, वो जो बंधुआ मजदूर को खटाने लगे, और वैसे लोग जो अंग्रेजों का ताबेदारी करते थे, उनका सहयोग प्राप्त था, वो आधा अंग्रेज बन गए थे, तो उनके यहाँ ये दबदबा बन गया था, उनके यहाँ मानसिकता में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया था, और कुछ लोग ऐसे थे जो उनके खिलाफ लड़ रहे थे। इसी जो चेतना जो ये पनपा था, तो इसमें विरोधाभास आ गया था, कुछ लोग इसके खिलाफ जा रहे थे और कुछ लोग इन्हें एक्सेप्ट कर लिया था। तो पूंजीपति धारणा क्या है, वो आर्थिक व्यवस्था ऐसा है जहां उसमें खास उत्पादन के जो साधन का जो मतलब जो आता है, जिसको कहते हैं इनकम, वो कुछ खास मतलब उसका स्वामित्व तो कुछ खास व्यक्ति के पास, विशेष व्यक्ति के हाथों में चला जाता है। यानी जिसको हम लोग कहते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, वो इक्वल नहीं था। यानी पैसा डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं था, जिस वजह से गरीब गरीब बनता चला गया और अमीर अमीर बनता चला गया। ये फासला बन गया, उसमें उत्पन्न हो गया। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने पर जोर दिया जाता था।